नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 10th गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर नंबर 10 है नथी, जिसके लेखक का नाम है मोहम्मद मांकड़, आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक का परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेसन नंबर 10 नथी, तेना लेखकનું નામ છે મોહમ્મદ માંકડ। તેઓનો જન્મ તારીખ 13/2/1928 થયો હતો। મોહમ્મદ વલીભાઈ માંકડનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રના પાળિયાદ ગામમાં થયો હતો। તેમણે ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીના પ્રમુખ તરીકે સેવાઓ આપી હતી। કાયર, વંચિતા, માટીની ચાદર, ધુમ્મસ, અશ્વદોડ, ખેલ વગેરે તેમની નોંધપાત્ર નવલકથાઓ છે। ના, ઝાકળના મોતી, વાત વાતમાં વગેરે તેમના જાણીતા વાર્તા સંગ્રહો છે। કેલિડોસ્કોપ ભાગ 1-4, સુખ એટલે આપણે માણસો, ઉજાસ वगैरह तेमनी जीवन प्रेरक कथाओं संग्रहित है। यानी इस पैराग्राफ में मोहम्मद मांकड़ यानी कि मोहम्मद वलीभाई मांकड़ जो है, उनका जन्म स्थान, उनकी रचनाएं और कहते हैं कि उन्होंने जो सेवाएं दी हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। मातानो निस्वार्थ प्रेम अने पुत्रनी उपेक्षा अने अवगणनानी आ वार्ता छे। मानव संबंधोमां केवी केवी गूंचो सर्जाय छे अने बधुं मळे छे, परंतु माता फरी मळती नथी। एनी करुणताने लेखक असरकारक रीते वर्णवे छे। वार्तामां बा क्यारेय रिसाती नथी ए वाक्य दरेक वखते नवो संदर्भ रजू करे छे। पुत्रनी भूलोने सदा माफ करती माता अंते पैसा, घर बधुं ज कांतीने आपी जाय छे, परंतु हवे ए घरमां बा नथी एनी खोट कांतीने बाना मृत्यु पछी समजाय छे। ए वात्सल्य समर्पणने संताननी बेदरकारीने प्रगटावी आ वार्ता माताना महिमाने अने संताननी लघुताने यादगार रीते उपसावे छे। यानी ये जो कहानी है, कहते हैं कि इस कहानी के अंदर माँ के निस्वार्थ प्रेम और बेटे की उपेक्षा की ये बात है। कहते हैं कि मानव संबंधों में किस प्रकार की जो गूंच अंदर कहते हैं कि पड़ जाती है, और कहते हैं कि सब कुछ मिलता है लेकिन माँ फिर नहीं मिलती। इस करुणता को लेखक ने अपने असरकारक शब्दों में यहाँ पर व्यक्त किया है। इस कहानी में बा कभी भी रूठती नहीं है। ये जो वाक्य है हर समय एक नया संदर्भ रजू करता है। पुत्र की भूलों को हमेशा माफ़ करने वाली माँ अंत में पैसा और घर सब कांति को देकर जाती है, लेकिन अब उस घर में बा नहीं है और उसकी जो कमी है वो कांति को बा के मृत्यु के बाद उसे समझ में आती है। इस वात्सल्य समर्पण को, संतान की जो बेदरकारी है उसको व्यक्त करने वाली ये जो कहानी है, वो माँ के महिमा को और संतान की जो लघुता है उसको यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत करने वाली ये कहानी है। कांति शेरूनु नाको वळ्यो, एना पग भारे थई गया हता। शेरी परिचित हती छतां अपरिचित हती। घणा वर्षो पछी पोताना वतनमां ए आव्यो हतो। एक नजर सामा छेड़ा सुधी करी लीधी। छोकराओ शेरीमां रमता हता, पग चालता हता। माथुं जाणे के भारे थवा लाग्युं। अंदर कंईक वजन मुकाई रह्युं होय एम लागवा मांड्युं। थोड़ा डगला चाल्यो, एकाएक एनी बाजुमां थईने एक पत्थर समोमां दईने पसार थयो अने पाणीना खाबूचियामां जईने पड्यो।
એના કપડા ઉપર પાણીના છાંટા ઉડ્યા, મારા રોયા એમ ઘા કરાય. પાછળથી એક સ્ત્રીનો અવાજ આવ્યો. કાંતિએ પાછા ફરીને જોયું નહીં, પણ એ અવાજે જેને ઠપકો આપ્યો હતો એ નાગાપૂગા છોકરા સામે જોયું. કાંતિ સામે એ સહેજ ભયથી જોઈ રહ્યો હતો. કોનો છોકરો હશે? લાલજી મોચીનો હોઈ શકે, અથવા તો પરસોત્તમ સુથારનો, દરજીનો. કાંતિને થયું શેરીમાં કોઈ નવું રહેવા આવ્યું હોય એવું પણ બને, અથવા તો લાલજી મોચીના છોકરાનો પણ આવડો છોકરો હોઈ શકે. પગનું વજન ઉપાડીને એ ચાલવા लाग्यो. यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो कांति जो है, कहते हैं कांति अपने घर की जो गली थी उस गली के अंदर कहते हैं कि वो वहाँ पर मुड़ा और अचानक उसके जो पैर हैं वो भारी हो गए. उसका मतलब है कि वो उसके जो पैर हैं कहते हैं कि वो आगे बढ़ रहे नहीं थे, जैसे कि उसके पैरों में किसी ने वजन बांध दिया हो. कहते कि ये जो गली थी वो उसकी परिचित थी, लेकिन फिर भी अभी के वक्त में उसे ये अपरिचित सी लग रही थी. कई सालों बाद वो अपने वतन में आया था. कहते हैं कि एक नज़र अपने सामने दूर दूर तक उसने नज़र से देखा. कहते हैं कि सामने जो बच्चे हैं वो उस गली में खेल रहे थे, वो चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि उसका जो सर है वो थोड़ा भारी होने लगा था और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर किसी ने कोई थोड़ा वजन रख दिया हो. वो थोड़े कदम आगे बढ़ा कि एकाएक अचानक उसके बाजू में से होकर कहते एक पत्थर वहाँ से निकला और सीधा पानी के जो खड्डा था उसमें जाकर गिरा. उसके कपड़ों पर पानी के छींटे उड़े और तुरंत पीछे से उस लड़के के माँ की आवाज़ आई कि इस प्रकार से कोई पत्थर फेंकता है. कहते कि इस स्त्री की आवाज़ आने पर कांति ने उसको देखा नहीं, लेकिन हाँ, जिस बच्चे को वो ये डांट रही थी उस नंगे पुंगे बच्चे के सामने उसने देखा. कांति के सामने वो जो लड़का है वो थोड़ा डर के मारे देख रहा था. कांति उस बच्चे को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये लालजी मोची का तो बेटा नहीं है, या फिर पुरुषोत्तम दास सुथार, या फिर दर्जी का. इस प्रकार कांति सोचने लगा. या फिर शेरी में कोई नया रहने के लिए आया हो, ये भी हो सकता है, या फिर लालजी मोची के बच्चे का बच्चा हो सकता है. और इस प्रकार सोचते सोचते वो अपने पैर उठाकर आगे बढ़ने लगा. માંડ માંડ ઘર આવ્યું. ઘર શેરીની અધવચ્ચે હતું. શેરી ઘણી લાંબી હતી. કાંતિ નાનો હતો ત્યારે એને એમ લાગતું હતું કે શેરી ઘણી લાંબી હતી. ભગવાન કોલ્ડ્રિંક હાઉસમાંથી બરફ લઈને દોડાદોડ એક ઘેર પહોંચતો તો એ બા એને ઠપકો આપતી કે બરફનો ગાંગડો લાવ્યો છે કે ગાંગડી. આજે પણ શેરી એને ઘણી લાંબી લાગી. ઘર ખોલ્યું, બેગ નીચે મૂકીને બારણાને હાથથી ધક્કો માર્યો ત્યારે એમ લાગ્યું કે હાથ ભારે થઈ ગયો હતો. હાથનું વજન એને લાગતું હતું. હાથ, પગ, માથું, આખું શરીર ભારે ભારે થઈ ગયું હતું. સામે ઓસરીની કોરે બા ઊભી હતી. મધુરું મધુરું હસતી હતી. કાંતિને થયું કે બા શરીરમાંથી ભાર લઈ લે તો કેવું સારું. કાંતિ ઘેર આવતો ત્યારે બા એના દુખણા લેતી, હાથમાંથી બેગ લઈ લેતી, બે ચાર એવા શબ્દો બોલતી કે કાંતિનો બધો ભાર ઉતરી જતો. કાંતિ ઓસરીની કોરે પહોંચ્યો. શરીર જાણે ગળી પડતું હતું. એક હાથમાં બેગ હતી, બીજા હાથમાં બે થેલી હતી. બેગ અને થેલી ઓસરીની કોરે મૂકીને કાંતિ બાજુમાં બેસી ગયો. ઠીક વાર સુધી કાંતિ બેસી રહ્યો. ઘર ઉગમણા બારનું હતું. ધૂળિયું હતું. મોટું ફળિયું હતું. ડાબા હાથ તરફ હતું ગાર માટીનું ચણતર. જમણા હાથ તરફની ભીંત પડી ગઈ હતી. આ ઘરમાં કાંતિનો જન્મ થયો હતો
આ ફળિયામાં એ ભમરડો ફેરવતા શીખ્યો હતો. ઓસરીમાંથી ગારના પોળા ઉખાડીને છાનામાના ખાઈ લેતો બા રસોડામાં હોય ત્યારે. અત્યારે પણ બા રસોડામાં ચાલી ગઈ હોય એમ લાગ્યું. બહાર નહોતી, રસોડામાં ગઈ હશે. થોડી વાર પછી પાણી લઈને આવશે. એક ક્ષણ કાંતિને થયું कि बाने रिस तो नहीं चढ़ी हुई ने. इस पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि बड़ी जहमत से उसका घर आया. उसका जो घर था वो उस शेरी यानी कि गली की बीच में था और वो जो गली थी वो बहुत लंबी थी. कहते हैं कांति जब छोटा था तो उसे ये लगता था कि उसका जो शेरी है यानी कि उसकी जो गली है वो बहुत लंबी है. कहते हैं कि भगवान कोल्ड ड्रिंक हाउस में से जब वो बर्फ़ लेकर घर पहुंचता तो उसकी माँ उसे डांटती कि बर्फ़ लेकर आया है यानी कि बर्फ़ का बड़ा यानी हिस्सा लेकर आया है या छोटा सा टुकड़ा लेकर आया है. इस प्रकार उसे डांटती थी. आज भी कांति को ये जो गली थी वो बहुत लंबी लग रही थी. जब उसने अपना घर खोला और अपनी बैग नीचे रखी और उसके बाद उस दरवाजे को धक्का लगाया तो ऐसा लग रहा था कि जैसा उसका जो हाथ है वो भी वज़नदार हो गया है. उसे अपने हाथ का वज़न लग रहा था. हाथ, पैर, सर, पूरा शरीर ऐसा लग रहा था कि पूरा शरीर जो भारी हो गया हो. सामने ओसरी की दूसरी तरफ उसकी माँ खड़ी थी, मधुर मधुर हंस रही थी. कांति को हुआ कि माँ उसके शरीर में से ये जो भार है वो ले ले तो कितना अच्छा होता. कांति जब भी घर आता तो उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है वो उसके दुख ले लेती थी. हाथ में से बैग ले लेती, दो चार शब्द कहती और कहते कांति का जो बोझ है वो उतर जाता. कांति जब कहते कि ओसरी की तरफ पहुंचा तो ऐसा लगा कि जैसे उसका जो शरीर है वो पिघल रहा हो. एक हाथ में से जो बैग थी और दूसरे हाथ में कहते कि दो थैलियाँ थी. बैग और थैली को उसने एक तरफ रखा और वहीं बाजू में बैठ गया. कई समय तक वो ऐसे ही बैठा रहा. कहते हैं कि उसका जो घर था वो उगमड़वानु यानी कि जिस तरफ सूरज निकलता है उस तरफ का था और धूल भरा रास्ता था और धूल से भरा उसका घर भी था. उसका जो स्ट्रीट जो था यानी कि जो फलियो यानी पूरा जो उसका जो विस्तार है वो बहुत बड़ा था. कहते कि बाईं ओर कहते कि जो मट्टी और जो गार है उससे ये जो दीवारें थी वो बनी हुई थी. कहते कि उसकी बाईं ओर कहते हैं कि एक दीवार गिर गई थी. इस घर के अंदर ही कांति का जन्म हुआ था. इसी मोहल्ले में वो लट्टू घुमाते हुए बड़ा हुआ था और कहते कि इसी घर की ओसरी में वो जो गोबर और मिट्टी से जो गार बनाई थी वो उखाड़कर उसको निकालकर छुप छुप के वो उसे खा लेता था. जब उसकी माँ रसोड़े में यानी कि रसोई घर में होती थी तब. कहते हैं कि अभी भी उसकी जो माँ है वो रसोई घर में चली गई होगी इस प्रकार उसे लग रहा था. बाहर नहीं थी, रसोई घर में गई होगी. थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर वापस आएगी. एक क्षण कांति को हुआ और वो सोचने लगा कि कहीं माँ को बुरा तो नहीं लगा होगा ना. यानी यहाँ पर जो कांति है वो मन ही मन यानी उसके मन में इतने विचार आ रहे हैं. कहते हैं कि कांति की माँ अब नहीं रही है लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ की यादें आती हैं. कहते हैं कि उस घर में जब भी वो शहर से गांव आता था और अपने घर आता था तो उसकी जो माँ है उसका सारा दुख दर्द ले लेती थी. कहते उसके लिए पानी लेकर आती थी. कहते कि उसका सारा सामान लेकर एक तरफ रख देती थी.
लेकिन आज जब कांति अपने घर आया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी माँ जो है वो साक्षात उसके सामने खड़ी है। लेकिन कहते कि अब उसकी माँ नहीं रही, इसीलिए वो मन ही मन भी ये सोचता है कि कहीं मेरी माँ रूठ तो नहीं गई ना, इसीलिए वो अभी मेरे सामने नहीं आ रही है। ના નહીં ચડી હોય અને ચડી હશે તો તરત જ ઉતરી જશે। બાને ઘણીવાર રીસ ચડી જતી પણ પછી તરત જ उतरी जाती। यानी जब कांति मन ही मन सोचता है कि कहीं बा जो है उससे गुस्सा तो नहीं हो गई ना, उसे बुरा तो नहीं लगा ना, यानी वो रूठ तो नहीं गई ना, तो कि नहीं, उसे कभी भी कहते कि वो रूठती नहीं है। अगर वो रूठती है तो उसका गुस्सा थोड़ी देर बाद उतर भी जाता है। एक बार એ પથ્થરથી નિશાન તાકતો હતો। 10-11 વર્ષનો હશે, બહુ અનાડી હતો। બા વાસણ ધોતી હતી, પથ્થર એની પાસે જઈને પડ્યો તો બા ખીજાય, હમણાં વાગી જાત। આખો દિવસ તોફાન સિવાય બીજું પણ એ પૂરું બોલી રહે એ પહેલાં જ બીજો પથ્થર છૂટી ચૂક્યો હતો। બાની આંખ પાસે જઈને વાગ્યો। બાના મોંમાંથી નાનકડી ચીસ નીકળી ગઈ। આંખ ઉપર એણે હાથ દાબી દીધો। ઓટલા ઉપર પાડોશી કંચન માસી બેઠા હતા। દોડીને એ બાની પાસે આવી ગયા। આંખ પાસેથી લોહી વહેતું હતું। હાય હાય, આંખ ફૂટી ગઈ કે શું? કંચન માસી બોલી ઉઠ્યા। કાંતિને પાછળથી ખબર પડી કે બાની આંખ ફૂટી ગઈ નહોતી, પણ એ વખતે બાનો લોહીવાળો હાથ, લોહીવાળો ચહેરો, કંચન માસીના શબ્દો, બધું જોયું ન જોયું, સાંભળ્યું ન સાંભળ્યું ને દોડીને घरनी बाहर भागी छूटियो। यानी यहाँ पर जब कांति जो 10-12 साल का जब था तो उस समय की बात बताई है कि एक बार वो पत्थर से निशान ताक रहा था। कहते हैं कि वो बहुत अनाड़ी था, यानी समझदार नहीं था इतना। उसकी बात जो थी वो बर्तन धो रही थी और कहते हैं कि पहला जो उसने पत्थर फेंका तो उसकी माँ के पास जाकर गिरा और उसकी माँ उस पर गुस्सा करने लगी कि अभी मुझे वो लग जाता, और तुरंत ही कहते वो पूरा वाक्य बोले उससे पहले ही दूसरा पत्थर उसको लग चुका था। कहते कि वो पत्थर माँ की आँख के पास जाकर लगा और माँ के मुंह में से कहते कि एक ज़ोर से छोटी सी चीस यानी आवाज़ निकल उठी। आँख के ऊपर उसने अपना हाथ रख दिया। कहते कि वहीं ओटली पर पड़ोसी कंचन मासी अपने घर के बाहर बैठे थे। वो दौड़कर माँ के पास आ गए। कहते कि आँख के पास से लोही बह रहा था और कंचन मासी बोल रहे थे कि हाय हाय, आँख फूट गई क्या? कांति को पीछे से जब पता चला कि बाकी जो आँख है वो फूटी थी नहीं। कहते हैं कि उस समय माँ का जो खून वाला जो हाथ है, वो खून वाला हाथ और खून वाला चेहरा और कंचन मासी के शब्द, ये सब उसने सुना और कहते कि देखा, और इसीलिए वो दौड़कर घर के बाहर भाग गया था। हर मिस्त्रीना खांचाમાં સંતાઈને બેઠો હતો ત્યાંથી અંધારું થયું ત્યારે મોટો એને પરાણે ઘેર લઈ ગયો। મોટો એટલે એનો મોટો ભાઈ હિંમત। બાની આંખ ફૂટી ગઈ નહોતી। મોટો એને શોધીને થાકી ગયો હતો। ઠેઠ ગડકા સુધી જઈ આવ્યો હતો। બાને એણે કહ્યું હતું કે એની મેળે થાકીને ઘેર આવશે, તું નકામી ચિંતા શા માટે કરે છે? પણ બાએ એક જ વાત પકડી રાખી કે કાંતિને ઘેર લઈ આવ્યા પછી જ હું ખાઈશ। ત્યારથી કાંતિને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે બા ખીજાઈ જતી હતી, એને રીસ ચડી જતી હતી, પણ બહુ જલ્દીથી એની રીસ ઉતરી જતી હતી। यानी यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो कांति है वो भागकर हर जीवन मिस्त्री जो है उनके घर के पीछे जाकर वो छुप जाता है। कहते हैं कि जब अंधेरा हुआ तब उसका जो बड़ा भाई है हिम्मत, कहते हैं कि वो उसे ढूंढने के लिए गया था और ढूंढकर उसे अपने घर ले आया था। कहते हैं कि बाकी जो आँख है वो फूटी नहीं थी। कहते हैं कि जब उसका जो बड़ा भाई है जब उसको ढूंढकर थक गया तो कहते हैं कि उसकी माँ ने उसे कहा कि जब तक वो नहीं मिलेगा
तब तक वो खाना नहीं खा रही। और जो बड़ा भाई है वो ये कहता था कि अगर अभी नहीं आएगा तो वो थक जाएगा तो तुरंत घर आ जाएगा, लेकिन उसकी जो माँ है वो बिल्कुल मानती नहीं थी। और तब से कांति को ये यकीन हो गया था कि उसकी जो माँ है वो उस पर उठती थी, उसे गुस्सा होता था, लेकिन उसकी जो नाराज़गी है वो कभी लंबे समय तक नहीं रहती थी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।